देखिए, आपका आईपीसी चल रहा था और सामान्य बातें अब तक बताई गई थी। अब जो आपका जो शुरू करना है आपका प्रियम्बल से, यानी कि जब भी आप कोई कानून शुरू करिए तो कम से कम उसकी उद्देशिका या प्रियम्बल को एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। अब प्रियम्बल से आपका शुरू किया जाए। जहाँ तक आपका इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि आईपीसी का जो प्रियम्बल या प्रस्तावना दिया गया है, तो पहले तो प्रस्तावना को समझिए कि प्रस्तावना होती क्या है और तब आपका और चीज़ें बताई जाए। देखिए, किसी भी कानून में सामान्यतः एक प्रियम्बल या प्रस्तावना दी जाती है। प्रस्तावना देने का मतलब ये होता है कि वह कानून किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, यानी कि उस कानून को बनाने के पीछे एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऐसी दशा में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, जो आपका प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका होती है, वह किसी कानून की या कुंजी कही जाती हैं, यानी कि कानून को और स्पष्ट कर देती हैं, कानून के राज को खोल देती हैं। और ये जो क्वेश्चन है अभी बिहार जे में भी बना था कि संविधान की कुंजी कौन है, तो संविधान का प्रियम्बल। आपका जहां तक आईपीसी के प्रियम्बल की बात है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन चुका है कि आईपीसी एक कैसी विधि है, तो आपका जनरल लॉ कहेंगे, यानी कि तीन भागों में हम कानून को बांट रहे हैं। एक साधारण विधि या सामान्य विधि होती है जिसे हम जनरल लॉ कहते हैं। दूसरा स्पेशल लॉ यानी कि विशेष विधि, और तीसरा लोकल लॉ या स्थानीय विधि। तो पहला आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आईपीसी क्रिमिनल मामलों की कैसी विधि है, तो आपका जवाब रहेगा एक जनरल लॉ है। स्पेशल और लोकल न मार दीजिएगा। कैसा है कानून, ये सामान्य। अब ये कहाँ बताया गया है, तो ये प्रस्तावना में ही बताया गया है, यानी कि आईपीसी के प्रस्तावना में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आईपीसी क्रिमिनल मामलों की एक जनरल लॉ यानी कि साधारण विधि या सामान्य विधि है। अब क्यों हम इसे सामान्य विधि कहें, इस पर चर्चा की जाए तो जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहा था, तो उस समय उसने पूरा प्रयास किया कि कोई अपराध इसमें छूट न जाए, यानी कि जितने संभव अपराध हो सकते थे सभी संभव अपराधों को वह एक ही कानून में समाहित कर दिया। इसीलिए आपराधिक मामलों की इसे कैसी विधि कहा गया है, सामान्य। ये आप बताएंगे। और इसीलिए इसे कोड भी कहा गया है, भारतीय दंड संहिता। संहिता मतलब कोड। कोड का मतलब ये हुआ कि लॉर्ड मैकाले जब भी कानून बना रहा था ये, तो लगभग सभी अपराधों को इसमें क्या किया, जितने संभव थे समाहित कर दिया। इस प्रकार प्रियम्बल समाप्त हुआ। प्रियम्बल के बाद आपका चैप्टर 1 शुरू किया जाए। चैप्टर 1 सामान्य बातें हैं, सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन आपका 5 तक। इसमें आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है, और एक क्वेश्चन तो निश्चित ही बन जाएगा, चाहे प्री में कहीं से बने। एलएलएम में भी बना था, उसको भी हम बताएंगे यहाँ के एलएलएम में। इसीलिए कहा जाता है कि भाई कोरिलेशन पर ध्यान दीजिए। आईपीसी से भले क्वेश्चन न बने, दूसरे कानून से आपको मिल जाएगा। आइए सेक्शन 1 शुरू किया जाए। सामान्यतः किसी भी कानून का जो सेक्शन 1 रहता है वह 2-3 बातें बताता है। उस कानून का शॉर्ट टाइटल
यानी कि संक्षिप्त नाम, उस कानून का एक्सटेंट मतलब क्षेत्रीय विस्तार, और तीसरा आपका बताता है कि किस तारीख को यह कानून इनफोर्स हुआ, किस तारीख को लागू हुआ या किस तारीख को प्रवर्तन में आया। आईपीसी भी अपवाद नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 1 में यही 3 बातें बताई गई हैं और कुछ नहीं। तो तीनों बातों को एक एक लाइन समझा दिया जाए। आईपीसी का संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो द इंडियन पेनल कोड 1860, यानी कि आपका भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता 1860। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा कानून है जहां की नाम पहले आर्टिकल में न देकर लास्ट में दिया गया है। तो तुरंत एलएलएम का क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में संविधान का नाम दिया गया है? तो 22वें यानी कि 22। और पिछली बार जे में आर्टिकल पूछा था कि किस अनुच्छेद में, तो मैं कई बार बताया हूं किस अनुच्छेद में, 393 393, कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। तो याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपका कोरिलेट करके। दूसरा देखा जाए, लागू होने की तिथि या प्रवर्तन तिथि, आरंभ होने की तिथि या प्रारंभ होने की तिथि, इन्फोर्समेंट डेट क्या है? तो आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ, यानी कि 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू हुआ। विस्तार तीसरा देखना है। विस्तार में ही थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि विस्तार आपका पहले जो विस्तार था वह जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू था। जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी, जिसके प्रावधान आईपीसी के ही समान थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 370 अनुच्छेद में संशोधन किया गया, और नहीं, पहले ही संशोधन किया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू कर दी गई। यानी कि वर्तमान समय में आईपीसी अब संपूर्ण भारत में लागू है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी अब ये कानून लागू है। यानी कि इसके पहले कौन लागू था? रणवीर दंड संहिता, माने समान ही थे ज्यादातर प्रावधान, फिर भी आपका ये आपका विस्तार हो गया कि कहाँ तक कहाँ कहाँ लागू है। तो वर्तमान में कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। अनुधारा 1 समाप्त हो गई। अब सेक्शन 2, 3, 4 एक साथ देखना है। पहले कंसेप्ट बनाइए भाई, तब आपका अब ये सेक्शन चलेंगे। इधर मेंस का भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं, और कुछ आपका टेक्निकल पॉइंट भी निकाले जाएंगे। देखिए, आपका किसी भी कानून का हम विस्तार देखते हैं, आपका विस्तार देखते हैं। जहां तक एक्सटेंट या विस्तार की बात है, कोई भी कानून आपका या तो इंट्रा टेरिटोरियल होता है। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब अंतः प्रादेशिक, याद रखिए, इंट्रा टेरिटोरियल यानी कि अंतः प्रादेशिक। अब अंतः प्रादेशिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेक्शन 2 में हम बताएंगे। और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी कि आपका बाह्य प्रादेशिक। बाह्य प्रादेशिक, भाई ध्यान में रखिएगा इसको। बाह्य प्रादेशिक का मतलब कि उस देश से बाहर, यानी कि उस से देश से बाहर का मतलब हम बताएंगे भारत से बाहर।
भारत से बाहर का मतलब कि सेक्शन 3 और 4। अब आइए पहले अंतः प्रादेशिक की भूमिका। अब देखिए इसकी भूमिका पहले समझिए। किसी भी कानून का विस्तार या तो उस देश में हो सकता है, अर्थात उस देश में किए गए अपराधों के लिए उस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, या दूसरा हो सकता है कि उस देश से बाहर किए गए अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को उस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। तो पहला दिमाग में बैठाना है कि अगर इंडिया के अंदर अपराध होता है, इसको इंट्रा टेरिटोरियल कहते हैं, और इसके लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 2। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि भारत से बाहर या वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकारिता, इसके लिए जो अप्लाई होगा सेक्शन 3 और 4। पहले यानी कि क्वेश्चन प्री का भी बनाते रहा जाए कि आईपीसी लागू होती है भारत में किए गए अपराधों पर, भारत से बाहर किए गए अपराधों पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। अभी आपका शुद्ध रूप से एक एग्जाम में आपका बेयर एक्ट की हेडिंग दे दी गई थी। कई लोग कंफ्यूज भी थे कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर आईपीसी का विस्तार किस सेक्शन में है। तो हेडिंग तो याद रखिए किस सेक्शन में दिया है। स्पष्ट रूप से ये हेडिंग ही है कि राज्य क्षेत्रातीत। तो भाई किस सेक्शन में है? 2 में कि 3 में कि 4 में? 4 में। कई लोग फोन करके पूछ रहे थे, हम कम से कम पूछने से पहले आपका भी कर्तव्य है कि एक बार बेयर एक्ट क्या करते देख लेते। तो हम डिटेल में बताएंगे, समय भी लगेगा। यानी कि अंतः प्रादेशिक का मतलब ये हुआ कि भारत के भीतर, और बाह्य प्रादेशिक का मतलब क्या हुआ? भारत के बाहर। पहला नियम, भारत के भीतर तो सेक्शन 2 कहता है, और भारत के बाहर तो सेक्शन 3 और 4। अब आइए आपका भारत के भीतर, तो सबसे पहले आपका बेयर एक्ट की भाषा तोड़नी है, और देखिए उसमें क्या क्लू हम निकाल रहे हैं, भले आप न समझ रहे हो। यानी कि आप पढ़ेंगे तो भले वो पॉइंट न पकड़ रहे हो, लेकिन देखिए इसमें आपका कितनी बातें हम निकालेंगे, और घर पर भी जाइए तो इसी हिसाब से कोई भी बेयर एक्ट हो, आपका कर्तव्य है कि इसी हिसाब से पढ़िए। देखिए सेक्शन 2 भाई, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है हर व्यक्ति। अब पहला तो हर व्यक्ति देख लिया जाए। हर व्यक्ति का मतलब हुआ एवरी पर्सन। सेक्शन 2 हम देखिए, आपका हेडिंग भी याद रखना है, हेडिंग में पूछा जाता है भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड किस सेक्शन में? 2। तो एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्या है? हर व्यक्ति। हर व्यक्ति, तो जो पिछली बार BHULL में फंसा था, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, हर व्यक्ति। तो सही शब्द क्या लिखा है धारा 2 में? हर व्यक्ति। इसको हम आएंगे अभी, हर व्यक्ति को हम अभी बताएंगे आपका। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, यानी कि एवरी पर्सन, इस संहिता, देखिए शब्द अभी हम अलग अलग कर रहे हैं। इस संहिता, इस संहिता का मतलब कि कौन सी संहिता हम पढ़ रहे हैं? आईपीसी। इस संहिता के उपबंधों यानी कि प्रावधानों के प्रतिकूल यानी कि अगेंस्ट में हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत में दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। यानी कि हर व्यक्ति जो इस संहिता के प्रतिकूल यानी कि इस संहिता का उल्लंघन करके कोई कार्य किया है या क्या किया है,
लोप किया है तो कानून ये कहता है कि वह इस संहिता के तहत ही दंडित होगा, यानी कि वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। भारत के भीतर और एक और लिखा है कि कार्यालोप कहाँ किया गया हो, भारत के भीतर किया गया हो। और लास्ट शब्द और महत्वपूर्ण है, अन्यथा नहीं, यानी कि अन्यथा नहीं, यानी कि आपका ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है। भले आप न पकड़ पा रहे हो, अन्यथा नहीं माने अदरवाइज नहीं, यानी कि अन्यथा नहीं, अन्यथा इसमें एक सिद्धांत समाहित है। अब एक एक शब्दों को देखिए, इतने ही शब्द सेक्शन 2 में हैं, लेकिन देखिए इन शब्दों को पढ़ते समय आपका दिमाग कैसे अप्लाई होना चाहिए। पहला शब्द हम आते हैं इवरी पर्सन, भाई पूछा जा चुका है, गलत ना हो, यही छोटी छोटी गलतियां लोगों को बाहर कर रही हैं। इवरी पर्सन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति, हर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, विदेशी व्यक्ति हुआ कि भारतीय व्यक्ति कि दोनों, इसका मतलब हुआ दोनों, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत की सीमा के अंदर चाहे कोई भारत का व्यक्ति अपराध करता है या कोई विदेशी आकर अपराध करता है, तो सेक्शन 2 ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति आपका आईपीसी के तहत दंड के भागी होंगे। यानी कि फिर एक बार समझना है, कौन अपराध करता है, देशी की विदेशी की दोनों, दोनों। अब दो आपका केस विदेशियों पर देख लेना है, भारतीयों पर केस नहीं देखना है। एक इशोप का मामला और दूसरा एमएच जॉर्ज का मामला। देखिए एक इशोप का मामला आया, सतर्क रहना है। इशोप के मामले में बगदाद से एक व्यक्ति भारत आया, बंदरगाह पर उसने अपराध किया, भारत में वह पकड़ा गया और तत्पश्चात वह तर्क लिया कि हजूर हमारे देश में तो यह कार्य अपराध नहीं है, अतः भारत में हमें दंडित न किया जाए। फिर एक बार समझिए, वह ये डिफेंस लिया कि ये जो कार्य आईपीसी के तहत दंडनीय है, हमारे देश में तो ये दंड का भागी ही नहीं है, ये हमारे देश में दंडनीय नहीं है, अतः मुझे क्षमा किया जाए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि भले ही विदेश में वह अपराध दंडनीय न हो, अगर आईपीसी के तहत वह कार्य अपराध हैं और आप भारत में आए हैं, भारत में अपराध करते हैं, तो आप भारत में आईपीसी के तहत दंड के क्या होंगे, भागी। यानी कि पहला नियम ये मिला। फिर एक बार देखिए कि अगर कोई फॉरेन व्यक्ति है और भारत में अपराध करता है, तो ऐसी दशा में सेक्शन 2 अप्लाई होगा और जो ये घोषणा करता है कि ऐसा व्यक्ति भारत में आईपीसी के तहत दंड का क्या होगा, भागी। कौन सा केस बताया गया, इशोप का। दूसरा देखिए एमएच जॉर्ज वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये महत्वपूर्ण केस है, कई बार पूछा गया है। इशोप का नहीं पूछा गया है, लेकिन ये केस पूछा गया है। एम एच जॉर्ज पूरा नाम है मेयर हंस जॉर्ज। देखिए इस केस में हुआ क्या, और बहुत आपका टेक्निकल पॉइंट इसमें उठाया गया। 3-4 एंगल से ये केस पूछा जाता है, सभी एंगल भी तैयार रखना है। पहला देखा जाए, एक व्यक्ति विदेश से सोना लेकर आया और भारत के एयरपोर्ट पर वह पकड़ लिया गया। जितना सोना वह अपने साथ भारतीय कानून के तहत विदेश से भारत में ला सकता था, उससे अधिक सोना उसके पास पाया गया।
कस्टम अधिकारियों ने जांच किया, सोने को जब्त कर लिया और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में वह एक बचाव ले रहा था कि मैं तो भारत का कानून जानता ही नहीं था, अभी तो मैं उतरा हूँ कहाँ, आपका एयरपोर्ट पर। अगर मैं जानता कानून कि भारत में इतने से अधिक सोना लाना कानूनन अपराध है, तो मैं कभी सोना नहीं लाता, अतः मुझे बचाव दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधि की भूल है वह क्षम्य नहीं है। चाहे कोई भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, अगर ये कहे कि हम तो कानून जानते ही नहीं थे भारत के, तो यह कोई बचाव नहीं होगा, क्योंकि मानकर ये चला जाता है कि विश्व के जितने लोग हैं वह भारतीय कानून से क्या हैं, भिज्ञ हैं, चाहे वह अंगूठा टेक ही क्यों न हो, ये नहीं हो सकता। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं करती, तो कौन एक्सक्यूज करेगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो तुरंत यूपीएपीओ का क्वेश्चन बना लेना है, भारत में विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये किन किन धाराओं में सिद्धांत हैं। तो दो धारा कौन कौन, आईपीसी 76 और 79 तथ्य की भूल क्षमा करती है। ये किन किन धाराओं में है, उन्हीं धाराओं में है। फिर विधि की भूल क्षम्य नहीं है, चाहे वह देशी किया हो, माने भारत का नागरिक या कोई विदेशी। किन धाराओं में ये सिद्धांत समाहित है, तो 76 और किस में 79। तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्षम्य है, ये किन धाराओं में सिद्धांत है, दो धाराओं में। फिर वहीं 76 और 79 गलत ना हो। एपीओ में कई लोग ये गलत करके आए थे, आपका गलत करके एपीओ में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप प्रयास करिए कि किसी भी हाल में गलती न हो। अब आइए दूसरा देखिए तर्क वो क्या उठाया, मेंसरिया पर उठाया। मेंसरिया पर ये उठाया कि हजूर हमारा इरादा कभी भी आपका उस सोने से अधिक सोना लाना भारत में नहीं था जितना कि कानूनन अवैध है या कानूनन रोक है। मैं तो जानता ही नहीं था। तो न्यायालय ने कहा कि चाहे जानते हो या न जानते हो, ये अपराध जो हैं ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएंगे और बिना दुराशय के दंडनीय हैं, यानी कि दुराशय के सिद्धांत को कठोर अर्थों में लागू नहीं किया गया और मेयर हंस जॉर्ज को सजा दे दी गई। इसका मतलब एक लाइन ये निकला कुल मिलाकर कि चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अगर वह भारत में आया है और भारत में आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उन अपराधों में से किसी को करता है, तो वह भारत के भीतर आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंड का क्या होगा, भागी। इतना मतलब एक लाइन। अब अगला शब्द देखिए, हर व्यक्ति हो गया इस संहिता। इस संहिता का मतलब ये हुआ कि आईपीसी के प्रतिकूल कोई कार्यालोप करता है, तो आईपीसी में कार्यालोप दिए गए हैं। तो मैं बताया था एक्ट या ओमिशन के बारे में, आपका कार्य और लोप किस धारा में, अभी जे में भी आया, बिहार एपीओ में भी। तो कार्य लोप एक्ट ओमिशन पूछे तो 33 आईपीसी और कार्यों में लोप भी शामिल हैं 32। जो भी कारण हो, आपका पता न क्यों ये क्वेश्चन बार बार आयोग अब उठा रहे हैं, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन 32 और 33 जे में पूछा गया था और 32 आईपीसी बिहार एपीओ में। यही जो एक एक दो दो नंबर गलती हो जा रही हैं, यही लोगों को प्री से ही बाहर कर दे रही हैं। और दो तीन लोग गलत करके आए, बस आधा नंबर एक नंबर से रुक गया, बस 32 को 33 मार कर आ गए,
तो भाई गलत न हो आप लोगों से फिर एक बार बताया जा रहा है कि कार्य के अंतर्गत लोप आते हैं, ये 32 में है, और एक्ट और ओमिशन ये 33 में। इतना कम से कम रट कर जाइए। किसमें? कार्य और लोप दे दे तो 33, और कार्य के अंतर्गत लोप शामिल है तो 32। कौन सा मारेंगे? 32। 2 बार बताया गया, गलत ना हो, दोनों जगह आ चुका है। अगला देखिए, इस संहिता आईपीसी के तहत प्रतिबंधित या जो प्रतिकूल कार्यालोप करता है। अब आइए, तो आईपीसी के प्रतिकूल कार्यालोप कहाँ से दंडनीय है, यानी कि आईपीसी में दंड कहाँ से शुरू होता है? तो 107, यानी कि दंड नहीं भाई, अपराध। आईपीसी में जो ऑफेंस की शुरुआत होती है, अपराध की शुरुआत होती है, वह 107 सेक्शन से होती है, जबकि पनिशमेंट या दंड की शुरुआत 109 से। अब पूरी कहानी देखिए। अर्थात चाहे वह भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, अतः वह आईपीसी की धारा 107 से लेकर 511 के बीच में आने वाले किसी अपराध को करता है। और भारत में करता है कि भारत से हम अभी बाहर बता रहे हैं, भारत में कहाँ करता है? भारत में तो सेक्शन 2 कहता है कि वह आईपीसी के तहत ही दंड का क्या होगा? भागी। अब अगला ये भाई, इस संहिता के अधीन कार्य प्रतिकूल कार्यालोप। तो प्रतिकूल कार्यालोप का मतलब कि कोई अपराध करे तो अपराध कहाँ से कहाँ तक है? 107 से लेकर कहाँ तक? 511। तो ऐसी दशा में भारत के भीतर करता है। तो आपका भारत के भीतर देखा जाए, जहां तक इंडिया की बात है, भारत का मतलब क्या हुआ? तो ये एक लोग इंटरव्यू में भी पूछा गया, और जहां जहां इंडिया की परिभाषा दी गई है, जिस रूप में दी गई है, 2-3 कानून आप निश्चित रूप से दिमाग में बैठाएंगे। इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 1 के क्लाज 1 में कहाँ किया गया है? पहला ही शब्द है भारत, अर्थात इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। फिर क्वेश्चन, भारत में परिसंघ कहाँ यूज किया गया? संविधान में कहीं नहीं। तो राज्यों का संघ दिया गया कि परिसंघ? राज्यों का संघ। तो याद रखिएगा, ये भी खूब पूछा जा रहा है। आईएएस में पूछा है कि फेडरल शब्द का यूज संविधान में कहाँ है? कहीं नहीं है। तो यूज किसका है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। तो पहला आया कि इंडिया की परिभाषा या भारत की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो अनुच्छेद 1 के क्लाज 1 में। भारत का मतलब क्या हुआ? तो वे राज्य भारत में शामिल माने जाएंगे जिनका उल्लेख संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो आर्टिकल 1 जब भी पढ़िए, उसी के साथ कौन सा शेड्यूल पढ़ना है? 1। राज्यों का नाम है स्पष्ट रूप से। अगला देखिए, जहां तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में भारत की परिभाषा 2F में दी गई है। किसमें? 2F में। और जहां तक आईपीसी की बात है, आईपीसी के सेक्शन 18 में 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। लेकिन अब चूंकि सेक्शन 1 से ही चेंजिंग आ गई है कि वर्तमान में आईपीसी के लिए भारत का मतलब संपूर्ण भारत और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश को अनुच्छेद धारा 1 से क्या कर दिया गया? बाहर। यानी कि भारत का मतलब वर्तमान में हुआ कि संपूर्ण भारत। अब ये संपूर्ण भारत, तो भारत के नीचे की पृथ्वी, भारत के ऊपर का आकाश, और समुद्र में 12 नॉटिकल मील। याद रखिएगा,
समुद्र में कितना नाटिकल मील? 12। जमीन के नीचे का भाग भी भारत का, ऊपर का भाग भी भारत का, और सतह का भाग भी किसका? भारत का। ये ना कह दिए कि ऊपर का दूसरे का है, क्योंकि समस्या हम बनाएंगे आपका। अगला देखिए भाई आपका, अब इसमें कार्यालोप करता है, भारत को हमने बताया, तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। तो आईपीसी में पनिशमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सेक्शन 109। दंड की शुरुआत कहाँ से? 109। पंक्तिम आइए, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं भले आप लोग न समझ रहे हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है। अन्यथा नहीं का मतलब ही यही हुआ कि अगर वह अपराध आईपीसी के तहत दंडनीय नहीं है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति भारत में दंड का भागी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकेगा किसी कार्यालोप के लिए, जब उस कार्यालोप को किसी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। अगर कोई कानून ऐसा नहीं है जो उस एक्ट या ओमिशन को ऑफेंस घोषित करे, तो कोई व्यक्ति उस कार्य के लिए भारत में सजा का हकदार नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है कि विधि के बिना अपराध नहीं, ये सिद्धांत याद रखिए, अन्यथा नहीं शब्द से उत्पन्न होता है, और ये सिद्धांत आपका संविधान का अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में है। यानी कि दोनों जोड़कर पढ़ना है कि जब तक कोई लॉ नहीं रहेगा तब तक कोई एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांत दो जगह से हमने निकाला, एक तो अन्यथा नहीं शब्द से उत्पन्न हुआ, और दूसरा संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 20 के कौन सा? 1 में, कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं। भाई कोई समस्या तो कई उदाहरण बताए, नहीं तो आगे बढ़ें, क्योंकि काफी बताया गया सेक्शन 2, एक एक शब्दों को तोड़ा गया। अब आइए आपका, ये तो भारत के भीतर अपराध के बारे में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि एक व्यक्ति आपका मान लीजिए कि नेपाल की सीमा में है, और नेपाल की सीमा के उस पार से भारत को एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए गोली चलाता है और भारत में एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो क्या ये भारत में अपराध माना जाएगा कि विदेश में? और सेक्शन 2 लागू होगा कि 3 और 4? बताइए, भारत में माना जाएगा कि विदेश में? विदेश में नहीं भाई, भारत में। सेक्शन 2 अप्लाई होगा। फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश में है और भारत में किसी व्यक्ति पर हमला करता है, जैसे बॉर्डर का मामला, भाई लाइनें तो है ना, बॉर्डर के उस पार बॉर्डर के इस पार, बाघा बॉर्डर पर देखिए तो एक लाइन खींची गई है, लाइन के उस पार वो, इस पार ये, तो कर ही सकता है उधर से। तो ये कल्पना की जाती है, वास्तव में भारत में नहीं किया, विदेश से ही किया है, लेकिन कानून ये मान लेता है कि उसने भारत में ही अपराध किया है, और आपका सेक्शन 2 क्या होगा? अप्लाई। पर याद रखिएगा, फिर एक बार, बॉर्डर के उस पार से ऐसा समस्या बना है तो विदेश में ना अपराध करा दीजिएगा, कहाँ करा दीजिएगा? भारत में। आइए अब सेक्शन 3 और 4 को देखा जाए। सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी कि बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को प्रावधानित करती है। बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मतलब भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में प्रावधानित करती है। सेक्शन 3 और 4
और दोनों सेक्शनों में केवल यही बात समाहित है कि कोई व्यक्ति कुछ दशाओं में यदि भारत से बाहर अपराध करता है तो वह व्यक्ति भारत में दंड का भागी होगा, लेकिन आपका दंड का भागी होगा ये सामान्य सिद्धांत सेक्शन 3 में है और उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख सेक्शन 4 में किया गया है जब वह भारत में दंड का भागी होगा। यानी कि इसको हम डिटेल में बताएंगे शब्द से, लेकिन अभी कंसेप्ट बनाइए। सेक्शन 3 में ये इंटरव्यू में पूछा गया, एक जनरल रूल दिया गया है कि कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया, अगर वह भारत में विचारण का पात्र है तो भारत में आईपीसी के तहत भारत में सजा का हकदार होगा। अब कब भारत में विचारण का पात्र है ये 3 नहीं बताएगी, ये स्पेशलाइज किसमें किया गया है, 4 में। ये इंटरव्यू में अभी हम और बताएंगे, लेकिन आपका भारत के बाहर के लिए पहले कुछ कोरिलेट करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब भी सेक्शन 3 और 4 आप पढ़िए तो डायरेक्ट आप सेक्शन न पढ़िएगा, मैं बता दूं, डायरेक्ट सेक्शन न पढ़िए। इसके लिए आपका कुछ बातें पहले पढ़नी पड़ेंगी और देखिए कौन कौन सी बातें कोरिलेट करनी पड़ेंगी। पहला आपका अनुच्छेद 245 का क्लास 2, ये आईएएस में प्री में बना है, जे में अभी नहीं बना है, लेकिन आईएएस में प्री में ये बना है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, 245 का क्लास 2। इसके बाद आपका आईपीसी पढ़ी जाएगी और आईपीसी में 3 और 4 पहले लिख दें तब समझा जाए। फिर आपका सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा। सीआरपीसी बोलिए ना भाई, सीआरपीसी में जो सेक्शन पढ़ना है 166 ए पढ़ना है। इसके बाद आपका 188 पढ़ना है, 189 पढ़ना है, कम से कम 3 सेक्शन, एक और सेक्शन पढ़ा दिया जाए, 166 बी पढ़ना है, यानी कि कम से कम 4 सेक्शन पढ़ना है। इसी के साथ और आप पढ़ना चाहते हैं तो 105 और 105 ए पढ़ सकते हैं। यानी कि सीआरपीसी की कितनी धाराएं तैयार करके जाना है, 6। इसके बाद आपका साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है। साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, कैसी, लेक्स फोरी, ये पढ़ना है। आइए, एक आईपीसी तो लास्ट में हम पढ़ाएंगे, पहले आप कुछ को रिलेट करिए और जब भी पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन से उठाइएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बना था आईएएस में, हमें वो भी गौर करना है, क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए अच्छे से। देखिए भारत, हाँ, ये जो चल रहा है ये आपका हम बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया हो तो क्या भारत में वह सजा का हकदार आईपीसी के तहत होगा कि नहीं, ये हम बताना चाह रहे हैं। इस बारे में तमाम नियम हैं और अन्य कानूनों में जो नियम हैं पहले हम उसको बता रहे हैं और तब आईपीसी का सेक्शन 3 और 4 और तब दोनों में थोड़ा अंतर, लेकिन पहले नियम जाना जाता है। देखिए सामान्य नियम ये हैं कि एक देश में अपराध अगर किया जाता है तो उस देश को अधिकारता होती है। अगर विदेश में कोई अपराध होता है तो उन अपराधों पर किसी देश की अधिकारता नहीं होती। लेकिन इस सामान्य नियम के अपवाद हैं कि कुछ दशाओं में अगर विदेश में भी अपराध होता है तो उस देश में जहाँ के अपराध नहीं हुआ है, कुछ दशाओं में उस देश को भी अभियुक्त को दंड देने की क्षमता होती है। तो पहला क्वेश्चन अनुच्छेद आपका 245 के क्लास 2 से उठाया जाए। अनुच्छेद 245 का क्लास 2 बताता है
कि ऐसी संसद द्वारा बनाई गई ऐसी कोई विधि इलीगल या अवैध नहीं होगी। इस आधार पर इस कारण से अवैध नहीं होगी कि वह भारत के बाहर लागू होती हैं, प्रवर्तित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो भारत की सीमा के कहाँ लागू होता है, बाहर, तो वह कानून वैध होगा, शून्य नहीं होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? अनुच्छेद 245 का कौन सा खंड? 2। अब देखिए आईएएस में क्या बना था। कौन प्राधिकारी ऐसा सक्षम है जो ऐसा कानून बना सके जो भारत के बाहर लागू हो? दिया था संसद, राज्य विधानमंडल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए, बताइए तो कौन इसमें सही होगा? राज्य विधानमंडल बना सकता है कि नहीं? भाई फिर हम बता रहे हैं कि राज्य विधानमंडल को पावर नहीं है, यानी कि यूपी विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकता जो भारत के कहाँ लागू हो, बाहर नहीं बना सकता। कौन केवल बना सकता है? आपका पार्लियामेंट या संसद। तो संसद की परिभाषा आपका संविधान के किस अनुच्छेद में पार्लियामेंट है? 79। पार्लियामेंट में कितने सदन है? 2। और पार्लियामेंट के अभिन्न अंग कौन है? सदन तो नहीं है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और आपका ये 2 सदन और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, सदन नहीं है। यानी कि 3 सदन मार दीजिएगा। आपका संसद के कितने सदन? 2। और संसद के अंग कितने हैं? तो 3। सदन, संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। हाँ, उपर्युक्त सभी। चलिए सही भैया, आगे देखिए। यानी कि एकदम कंसेप्ट क्लियर रही है। जीएस में, आईएएस में भी फिर हम बता दें बना है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गलत न हो। अब आइए, अगर भारत से बाहर ऑफेंस हुआ है तो आईपीसी की धारा 3 और 4 कहती है कि कुछ दशाओं में ऐसा व्यक्ति आईपीसी के तहत सजा का हकदार होगा। वो दशाएं अलग अलग बताई जाएंगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन 3-4 तो हमें पढ़ाना ही डिटेल में। अब आगे देखा जाए सीआरपीसी में 6 सेक्शन रट्टा मार कर जाइएगा। हमें लगता है कि उत्तराखंड प्री में यहीं से कम 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो हम सेक्शन लिखे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास गवाह है कि इन सेक्शनों में से 1 या 2 सेक्शन पूछा जाता है। कम से कम 1 तो मिलना ही तय है, अधिकतम 2 भी मिल सकता है। एक एक लाइन याद रखिए। अगर भारत के बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है, अन्वेषण कराना है, तो क्या जारी होगा, ये पूछा जाता है। तो धारा 166 ए के तहत लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि भारत के न्यायालय लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करेंगे, अनुरोध पत्र जारी करेंगे। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए। देखिए क्या क्या पूछा है। क्या जारी होगा? पत्र जारी होगा, समन जारी होगा, वारंट जारी होगा, अनुरोध पत्र जारी होगा। क्या जारी होगा? अनुरोध पत्र। ये रट कर जाइए। अब विदेश 166 हमने बताया भारत से बाहर अन्वेषण के लिए। अगर विदेश से भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो विदेशी न्यायालयों द्वारा भी 166 बी के तहत सीआरपीसी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी होगा। यानी कि इधर से भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, उधर से भी, तो इधर से भेजवा दीजिए तो 166 ए, और उधर से आएगा तो 166 बी। बार बार क्वेश्चन बनता है, गलत ना हो। अगला ये आपका 188 खूब क्वेश्चन बनता है।
अगर भारत से बाहर अपराध किया गया है तो भारत में उसके लिए इंक्वायरी और ट्रायल यानी कि जांच और विचारण का स्थान क्या होगा, अर्थात किस स्थान के कोर्ट द्वारा ऐसे अपराध की जांच और विचारण किया जाएगा। यानी कि भारत में किस स्थान के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलेगा, इसका निर्धारण किस सेक्शन से किया जाएगा, 188। तो भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए इंक्वायरी और ट्रायल का प्लेस किस सेक्शन में, सीआरपीसी के 188। तो एक लाइन याद रखिए, भारत में जहां वह पाया जाए और लेकिन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति, दो ही शब्द याद रखें। मान लीजिए कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति अपराध किया, प्रयागराज में मान लीजिए वह उतरा स्टेशन पर और पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसके खिलाफ जांच विचारण किस स्थान के न्यायालय द्वारा, तो जहां वह पाया जाए भारत में, तो कहां पा लिया गया है, प्रयागराज में, तो मुकदमा कहां चलेगा उसके खिलाफ, प्रयागराज में, भले वह कहां अपराध किया हो, विदेश में। लेकिन सतर्क रहना है, किसकी पूर्व मंजूरी से, राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार किस सेक्शन में, 88। भाई रटिए। अब आइए, ये भी खूब पूछा जाता है, भारत से बाहर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन बना है, 189। फिर एक बार समझिए, भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करने के लिए क्या जारी होगा 189 में, कमीशन। अब लेटर न मार दीजिएगा, क्या, आयोग या कमीशन, 189। अब आपका दो धाराएं बची, ये धारा आपका झारखंड में पूछी गई और ये आपका यूपी में आ चुका है क्वेश्चन। 105 में है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल मतलब कि पारस्परिक, पारस्परिक माने व्यतिकारी। तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 105 में है। व्यतिकारी समझिए भाई, रिसिप्रोकल, जब दो देश आपस में ये वादा करते हैं कि हमारे अभियुक्त को आप हैंड ओवर कर दीजिएगा और आपके अभियुक्त को हम कर देंगे, तो इसी को रिसिप्रोकल रिसिप्रोकल कहते हैं। यानी कि और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी पूछा गया झारखंड में, रिसिप्रोकल प्रामिज या व्यतिकारी वचन संविधान नियम में जाकर तो 2F में दिया गया है। किसमें, 2F कॉन्ट्रैक्ट में रिसिप्रोकल प्रामिज जब दोनों तरफ से वादे हों कि एक तरफ से, भाई किसकी ओर से वादा हो, तो वादा एक करा दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट में। ए कहता है कि मैं तुम्हें गाय बेचूंगा और बी कहता है कि हम 1000 रुपया देंगे, तो बताइए एक तरफ से वादा हुआ कि दोनों तरफ से। ए ने क्या देने का वादा किया है, गाय, और बी ने 1000। इसी को हम क्या कहेंगे, रिसिप्रोकल प्रामिज या वचन। तो व्यतिकारी आपका राज्य क्षेत्र कहाँ है, सीआरपीसी 105। रट्टा मार कर जाइए, हर हाल में आता है ये। मैं यूपी एपीओ में 2 बार आ चुका है और अभी झारखंड एपीओ में आया था कि संविदाकारी राज्य यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग आपका स्टेट कहाँ है या जिनके बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वह कहाँ है, 105A। भरमा दिया था, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया था यूपी से, लोग समझे 105 में है, मार दिए 105, लेकिन संविदाकारी पूछे तो 105A मारिए, और अगर व्यतिकारी पूछे तो 105। इस प्रकार आपका सीआरपीसी में क्या नियम है ये बताया गया। अब हमें एविडेंस में क्या देखना है, लेक्स फोरी, धारा 3-4 आईपीसी पढ़ते समय देखिए,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी बिहार में पूछा भी गया था, उत्तराखंड में पूछा गया कई बार। लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी है? लेक्स फोरी। लेक्स मतलब ला और फोरी मतलब कि फोरम यानी कि प्लेस यानी कि स्थान विशेष की विधि। स्थानीय ना मार दीजिएगा, स्थान विशेष की विधि यानी कि आपका स्थान विशेष की विधि का मतलब क्या हुआ ये समझिए। अगर कोई घटना विदेश में हुई है और अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा भारत में चल रहा है तो ऐसी दशा में अभियुक्त के दोष को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत साबित किया जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में अपराध किया, भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसके दोष को साबित किया जाएगा भारत में कि इंग्लैंड के साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। भारत के कि इंग्लैंड के? सीआरपीसी की प्रक्रिया इंग्लैंड की चलेगी कि हमारी? हमारी। इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में? लेक्स फोरी। यानी कि जिस स्थान के न्यायालय में कार्यवाही चल रही है उस स्थान पर जो कानून प्रचलित है उसी कानून के अनुसार इंक्वायरी और ट्रायल चलाया जाएगा, न कि जहां अपराध हुआ है। ये दिमाग बैठा लीजिए। इस प्रकार आपका जो कोरिलेट करके पढ़ना था वह समाप्त हुआ। अब आइए सेक्शन 3 उठा जाए। देखिए अब बेरक की भाषा। अब आईपीसी का सेक्शन 3 देखिए, भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। यानी कि सबसे पहले तो ये देखना है हेडिंग में कि जो अपराध किया गया हो, अपराध भारत के भीतर नहीं बल्कि भारत के क्या किया गया हो, बाहर किया गया हो, लेकिन ऐसा अपराध है जो भारत में जिसके लिए क्या चल सकता है, विचारण चल सकता हो, तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति भारत में दंड का क्या होगा? भागी। हेडिंग पहले समझिए। यानी कि हेडिंग ये बताती है कि जो भी ऑफेंस किया गया हो वह भारत से बाहर किया गया हो। ऑफेंस या अपराध ऐसा होना चाहिए कि जो अभियुक्त भारत से बाहर अपराध किया है उस अपराध के लिए भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता हो। तो अगर चलाया जा सकता है यानी कि भारत में उसका ट्रायल किया जा सकता है तो कानून कहता है यानी कि आईपीसी की धारा 3 कहती है कि वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का क्या होगा? भागी। अब एक दो उदाहरण समझिए भाई इस पर आपका हेडिंग पर। यहीं आपका टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ना है। सेक्शन 3 एक जनरल रूल बताता है और ये बताता है कि अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो क्या अब ये देखा जाएगा कि क्या भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अब चलाया जा सकता है कि नहीं ये धारा 3 निर्धारित नहीं करती बल्कि 4 करती है। यही पॉइंट पकड़ना है। यानी कि सेक्शन 3 में भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए एक सामान्य बात बताई गई है, जबकि उसको स्पेशलाइज किया गया है सेक्शन 4 में। यानी कि सेक्शन 4 हमें उस कंडीशन को बताएगा, उस स्थिति को बताएगा जब कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया है लेकिन भारत में दंड का भागी होगा। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि धारा 3 एक घोषणात्मक धारा है
जो ये घोषणा करती है कि विदेश में अपराध किया है, अगर भारत में वह विचारण का पात्र है तो भारत में सजा पाएगा। अब पात्र कब होगा, इसके लिए स्पेशल प्रावधान किस सेक्शन में किए गए हैं? 4 में। अगर 4 की कंडीशन लागू है तो 3 के तहत वह विचारण का क्या होगा? पात्र। अब आइए देखा जाए, आपका 2-3 उदाहरण यही समझना है। देखिए भाई, आपका 2-3 उदाहरण यहाँ समझना है। ये एक व्यक्ति है और ये इंग्लैंड जाता है, ध्यान समझिएगा। इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में चोरी करता है। तत्पश्चात वह भारत भाग कर आ जाता है। तो ऐसी दशा में अब ये देखा जाएगा, देखिए पहला नियम ये देखा जाएगा कि जो कार्य वह इंग्लैंड में किया है, क्या वह आईपीसी के तहत किसी सेक्शन में अपराध घोषित किया गया है कि नहीं? पहला नियम, अगर आईपीसी के किसी सेक्शन में ए ने जो विदेश में कार्य किया है वह कार्य अपराध है तो कानून कहता है सेक्शन 3 कि वह भारत में विचारण होगा और आपका वह दंड पाएगा। अब विचारण का पात्र था कि नहीं, यानी कि ए ने जो विदेश में अपराध किया है, क्या उस अपराध के लिए भारत में वह विचारण का पात्र है? इसका निर्धारण सेक्शन 4 से होगा, क्योंकि स्पेशल नियम किस सेक्शन में है? 4 में। असामान्य नियम किस में है? 3 में। ये याद रखना है, थोड़ा कठिन जरूर है। अब यहाँ जो आपका देखना है कि अगर वह कार्य इंग्लैंड में अपराध है लेकिन भारत में अपराध नहीं है तो वह भारत में विचारण का पात्र नहीं होगा। फिर एक नियम बनाइए, अगर वह कार्य इंग्लैंड में तो अपराध कानूनन है लेकिन भारत में कानूनन अपराध नहीं घोषित किया गया है तो ऐसा व्यक्ति क्या भी भारत में विचारण का पात्र होगा कि नहीं? दंड का हकदार होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। तो वह, अब आइए, अगर भारत में अपराध है लेकिन वह कार्य विदेश में अपराध नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति भारत में दंड का भागी होगा। यानी कि जो कार्य वह विदेश में किया है, पहला नियम दिमाग में बैठाना है कि वह कहाँ अपराध घोषित किया गया हो, वह कार्य भारत में कि विदेश में। तो विदेश से मतलब नहीं है, कहाँ हो? भारत। एक उदाहरण मैं बता रहा था लगातार, सटीक उदाहरण, लेकिन अब वह उदाहरण बचा ही नहीं। एडल्ट्री या जार कर्म का उदाहरण मैं लगातार बता रहा था, लेकिन 497 बची ही नहीं आपका। इसलिए ये उदाहरण बताने पर क्या लगा दी गई है? रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जब अवैध घोषित कर दिया तो हम भी उदाहरण, क्योंकि सटीक उदाहरण था, वो सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता था जार कर्म का। लेकिन एक बार बता दें भाई, 1 मिनट लास्ट में भाई बता दिया जाए। देखिए आपका ये एक व्यक्ति है, ये इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड में बी की पत्नी सी के साथ एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध करता है। अब पूछा ये जाता था कि क्या इंग्लैंड में जार कर्म अपराध नहीं है, तो इंग्लैंड में तो इसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन भारत में आईपीसी की धारा 497 में ये क्या है? अपराध था, अब नहीं है। तो क्या भारत में इस सजा का हकदार होता कि नहीं? होता। लेकिन 2018 के बाद जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ के केस में दिए गए निर्णय के कारण अब ये वर्तमान में ऑफेंस है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन सिविल मामलों में अभी बचा है।
भरण पोषण इत्यादि में बचा है, ये नेट में पूछा गया था। सब जगह से समाप्त नहीं किया गया, केवल किस कैटेगरी से बाहर किया गया है, अपराध से। अभी भी ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में डाइवोर्स का आधार है। और अगर जारता की दशा में लगातार पत्नी रह रही है तो सीआरपीसी की धारा 125 में अभी भी मेंटेनेंस से इनकार करने का आधार बचा है। तो केवल यहाँ से हटा है आपका, मैंने ये नेट में क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छा, कई लोग गलत करके पूछ रहे थे, जबकि हम तो कई बार कोरिलेट करके ही बता देते हैं। यानी कि लगभग आज 20-25 सेक्शन और अनुच्छेद बताए गए, और प्रयास ये करना है कि आपको ये सब तैयार करना है। भाई कल और क्लास चलेगी भाई, थोड़ा आपका तबीयत भी थोड़ा नासाज हो गई, हल्का सा मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत ठीक हो रही है, फिर